हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12th का प्रीवियस ईयर 2024 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो ये देख लो, क्वेश्चन पेपर का सेट 1 है, 5611 इसका कोड है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में MCQ है। अगर MCQ भी करवाने हैं आप लोगों को तो MCQ के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि MCQ करवाने हैं या नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सेक्शन बी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेक्शन बी, है ना। सेक्शन बी बेटा आपको पता होगा जैसे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास 12th में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमेशा नॉन्स इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे कि नॉन्स इक्वेशन मैंने अपनी ऑफलाइन के क्लासेस में बता रखा है बच्चों को कि पहला क्वेश्चन नॉन्स इक्वेशन से कन्फर्म आता है। और ये देखो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे नॉन्स इक्वेशन का है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन इन 0.01 m, ठीक है। 0.01 m हमें यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है 0.01 m, ठीक है। अब उसमें Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी बेटा Fe2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है Fe, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो शो करता है रिडक्शन। क्या शो करता है? रिडक्शन। और Fe2 प्लस से Fe में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिडक्शन शो कर रहा है। बट अगर वहीं गिवन होता है यहाँ पे Fe2 प्लस तो हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन लेते, ठीक है। तो ये हमें गिवन नहीं है, हमें ये वाला गिवन है, तो हम इसे रिडक्शन में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है -0.45, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली नॉन्स इक्वेशन लगाएंगे। EMF ऑफ द सेल इक्वल टू E0 -0.059 1/n log एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? कैथोड पे। और जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? एनोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे n, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। जब Fe2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसने Fe बनाया। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 2। इज इट क्लियर? अब EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है -0.45 -0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। अब एनोड पे हम कंसेंट्रेशन इसकी क्या मानेंगे? 1। कैथोड पे ऑलरेडी गिवन है हमें कितने गिवन है? 0.01 m। तो हम यहां पे पुट कर देंगे 0.01। इज इट क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो -0.05 -0.45 -0.0591 अपॉन 2। बेटा log 1 अपॉन 0.01, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 1 अपॉन 10 की पावर -2। और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो log 10 की पावर 2, ठीक है। और log 10 की पावर 2 एक आइडेंटिटी होती है, इसे हम लिख सकते हैं 2 log 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पूरी जगह की जगह इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 log 10। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है log 10 की वैल्यू। इज इट क्लियर? log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -0.45 -0.0591। 2 से बेटा 2 कैंसिल। और log 10 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, कुछ log की वैल्यू आपको ऑलरेडी याद रखनी है, जैसे log 0 1 होता है, log 1 0 होता है और log 10 1 होता है, ठीक है। तो
0.059। अब आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे और यहाँ से आपका ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपको ये नोट करना है तो 2 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हमें यहाँ पे डिफाइन करना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 में, मैं साथ साथ चैप्टर भी बताते जा रहा हूँ बेटा आपको, चैप्टर कौन थे, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन ये होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड टू मेक अ प्रोडक्ट, है ना, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं नोट डाउन कर रहा हूं ऐसे, N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। आफ्टर बैलेंसिंग आ केमिकल इक्वेशन, मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के बाद रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। हम रिएक्टेंट की देखते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। सिर्फ हम रिएक्टेंट का ही देखेंगे तो यहाँ पे 3 + 1 कितने हो गए बेटा, 4। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी, 4। समझ आ गया। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ रिएक्टेंट की कंसीडर की जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की हम नहीं लेते। दूसरी चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है कि आपको पहला स्टेप करना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो उसको पहले बैलेंस करोगे, उसके बाद रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको ऐड कर लोगे, उसके बाद उसका आंसर मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। स्टेट एनी कंडीशन इन विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आपने जब भी ऐसी रिएक्शन पढ़ी, बायोमोलिकुलरिटी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट एनी वन कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी। अगर कोई भी रिएक्टेंट स्पीशीज जब एक्सेस में प्रेजेंट होती है तब वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। इज इट क्लियर। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, कोई भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तब होगी जब कोई भी रिएक्टेंट स्पीशीज एक्सेस में प्रेजेंट होगी। इज इट क्लियर। अब एक्सेस में प्रेजेंट होगी कैसे, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे CH3 COO CH2 CH3, ठीक है। जब मैं इस ईस्टर को वाटर में एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो यहां पे 2 चीजें मिलेगी, अल्कोहल और एसिटिक एसिड, CH3 CH2OH + CH3COH, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है बेटा, वाटर जो है यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में। अब एक्सेस में जब वाटर प्रेजेंट है तो मैं कितना भी वाटर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है रिएक्शन में। तो फर्क किसका पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है बेटा ईस्टर का, ठीक है। फर्क किसका पड़ रहा है, ईस्टर का। ईस्टर को हम देख के करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां पे पूछा था कोई भी बायोमोलिकुलर, अब ये तो है तो बायोमोलिकुलर, 1 और 1 कंबाइन करके कितना आ जाएगा, 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी होनी चाहिए 2, बट है कितनी, 1, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करती है और इस पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है। तब कोई भी रिएक्टेंट जब एक्सेस में प्रेजेंट हो तो वो हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। इज इट क्लियर। आप नोट डाउन कर सकते हो, ये मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट हैपन्स व्हेन D ग्लूकोज
व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट। अच्छा, अब इस ग्लूकोज को जब फॉलोइंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH। जब मैं इसे HI के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो बेटा HI ना बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। ये जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं या जितने भी अल्कोहल ग्रुप होते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऐड करके ये एल्केन बना देता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 4 और 1, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है। तो यहाँ पे बेटा 6 कार्बन का क्या बन जाएगा, इथेन, CH3 CH2 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 CH3। तो मैं ये कह सकता हूं N-हेक्सेन विल फॉर्म व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और जब भी हम ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे, जैसे ये रहा सेकेंड पार्ट, CHOH का होल 4 और CH2OH, है ना। अब जब मैं इसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगी तो यहाँ पे ये एसिड बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन क्या रिएक्शन क्या करती है, किसी भी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पे मुझे अल्कोहल दिख रहा है और यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड दिख रहा है, इन दोनों को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एसिड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब नोट डाउन कर लीजिए, ये रिएक्शन आपको लिखनी है बेटा। यहाँ पे ना 2-3 रिएक्शन और है, तो मैं कहूँगा आपको, अगर मैं आप ये लास्ट वाला चैप्टर जो पढ़ के जाते हो तो इसमें आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की, वो सारी एक बार रीड आउट करके जाना जब भी आप क्लास 12 के 2024 टू 2025 में अपियर होने जा रहे हो। तो एक बार रिवाइज करके जाना, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। एक मिनट बेटा, ये हिंदी में आ गया, ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम कर देते हैं हम। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 20। अब CH2 जब बेंजीन के ऊपर, जब किसी भी बेंजीन के ऊपर हम CH डबल बॉन्ड CH2 लगाओ और हम HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो सबसे पहली चीज जब भी आपको HBr दिख जाए तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो रिएक्शन होती है वो मार्कोव-निकोव एडिशन होती है। कौन सी रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन। और अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन HBr ब्रोमीन विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम इन दोनों में तो कंपेयर करेंगे, इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन कम है, इस वाले के पास हाइड्रोजन कम है क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है ना, डबल बॉन्ड के पास। तो इस वाले कार्बन पे जो ब्रोमीन है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CHBr और यहाँ पे आ जाएगा CH3। और हाइड्रोजन विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है मार्कोव-निकोव एडिशन क्या होता है क्या नहीं होता, या आपको ऐसी रिएक्शन जैसे इसमें गिवन है वैसी रिएक्शन आपको गिवन दे सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको HBr दिख जाए तो आप याद रखना इन द मार्कोव-निकोव एडिशन रिएक्शन हम HBr ऐड करते हैं और ब्रोमीन उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और हाइड्रोजन विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? अब हम दूसरा करते हैं। अब जब हम Br2 को ऐड करते हैं साइक्लोहेक्सीन में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन होता है और उस हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, ठीक है। जब वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, और HBr यहाँ से निकल के
बाय प्रोडक्ट में बाहर चले जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हम बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, तो आप मेन प्रोडक्ट लिखो तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे और वाला क्वेश्चन आ गया है ना, और में लिखा है रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। जब भी रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो जाए, किसकी बात हो, रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना बेटा, बहुत खतरनाक है ये रिग्नार्ड रिएजेंट भैया। रिग्नार्ड रिएजेंट भैया ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम ऐड करते हैं बेटा मेटल। क्या ऐड करते हैं, मेटल। और कौन से मेटल ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल, है ना। और स्ट्रॉन्ग हाई रिएक्टिव मेटल जब ऐड करेंगे तो आपको पता है हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, है ना। तो अब जैसे रिग्नार्ड रिएजेंट में हम यूज करते हैं Mg को, है ना। अब इसको एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मेटल जो भी होते हैं वो वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। अब वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होंगे तो हम अनहाइड्रस कंडीशन में इसे रिएक्ट कराएंगे। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर की एब्सेंस में, वाटर की एब्सेंस में। तो वाटर की एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस। अब वाटर की एब्सेंस में क्यों, क्योंकि हल्का सा भी मॉइस्चर अगर आता है उसमें तो जो सोडियम जो मैग्नीशियम मेटल है वो वेरी हाईली रिएक्टिव विद द रिएक्शन, और रिएक्शन जो हो जाएगी वो वाइग्रस हो जाएगी। इस वजह से हम इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं। तो रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज मेटल इज हाईली रिएक्टिव विद वाटर और मॉइस्चर। तो इसे थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं मिलना चाहिए। इसका बी पार्ट, alkyl halides give alcohol with aqueous QH whereas presence of alcoholic QH alkenes are formed। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर जैसे एक रिएक्शन है CH3 CH2 CH2Cl, अगर इसको मैं aqueous QH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये अल्कोहल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल। बट अगर वहीं मैं एल्कीन लूँगा, क्या लूँगा, एल्कीन लूँगा, तो यहाँ पे अगर अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये हमारा, सॉरी, अगर मैं इसी को अगर मैं सेम रिएक्शन को अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा एल्कीन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जब भी अल्कोहलिक QH हम डालते हैं तो बेटा वहाँ पे होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी हम एक्वस QH डालते हैं तो वहाँ पे बेटा होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी हम अल्कोहलिक QH डालेंगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जब एक्वस QH डालेंगे तो वहाँ पे होगी बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो OH है, ठीक है, एक्वस QH में जो OH है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, इसको हटा देता है और उसकी जगह कौन लग जाएगा, खुद आके लग जाएगा। इस वजह से वहाँ पे इस वाले में नहीं, इस वाले में जो OH है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन तो करता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, राइट द केमिकल इक्वेशन when butane 2 is treated with zinc amalgam in presence of HCl। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ओन, सबसे पहले मैं ब्यूटेन 2 ओन बनाऊंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ना आपको पहला स्टेप आपको यही आना चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सब चीज़ का। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं इसको ट्रीट करूंगा जिंक अमेलगम के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली ये रिएक्शन आपको एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, एल्केन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी हमारी कोई एक सैचुरेटेड चेन बन गई। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ 21, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH। दो चीजें याद रखना, जब कंसंट्रेटेड NaOH आए तो आपको करनी है कैनिजारो रिएक्शन, और जब डिल्यूट NaOH आए तो आपको करनी है एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे अगर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, अगर हम बेंजल्डिहाइड लेंगे और इसे ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम, तो एक जगह ये तो बेंजाइल अल्कोहल बना देगा CH2OH, और दूसरी जगह ये बना देगा COON। ये क्या है? सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। और इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.05 m KCl सॉल्यूशन, इट हैड अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद 0.02 m AgNO3 solution, the resistance was 90 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity, ठीक है, और जिसमें हमें कंडक्टिविटी गिवन है 1.35 × 10⁻²। अब आपका एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A, है ना, और L/A को हम सेल कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, तो R इक्वल टू रो इंटू सेल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अब ये सेल रेजिस्टिविटी इसके नीचे आएगी, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये रेजिस्टिविटी मैं इसके नीचे लूंगा R अपॉन रो, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाता है R इंटू के। तो ये हो गया बेटा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब मुझे क्वेश्चन में कंडक्टिविटी गिवन है, मुझे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है, क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यस। रेजिस्टेंस कितना है? 100। कंडक्टिविटी कितनी है हमारी? 1.35 × 10⁻², ठीक है, और 10⁻² से 100 कैंसिल आउट, तो हमारा सेल कांस्टेंट कितना आ गया बेटा? 1.35। इज इट क्लियर? अब हमारा सेल कांस्टेंट आ गया। अब इसका केस सेकंड देखो, जब मुझे पास सेल कांस्टेंट मिल गया, अब मैं दोबारा वैल्यू पुट करूंगा, बट इस केस में रेजिस्टेंस अब मैं लूंगा 90 ओम। अब मैं रेजिस्टेंस कितना लूंगा? 90 ओम। मेरे पास सेल कांस्टेंट कितना है? 1.35। क्या मैं दोबारा फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ? सेम फॉर्मूला R इंटू के। यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा क्या? यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा के। तो कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी? सेल कांस्टेंट जो कि कितना था? 1.35 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इस केस में? 90। तो यहाँ से मेरी आ जाएगी बेटा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे मैं कैलकुलेट कर लूँगा कंडक्टिविटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो केस 3, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000/C। यहाँ पे के क्या है? कंडक्टिविटी, सी क्या है? मोलैरिटी, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करने के लिए मैं, ठीक है, कंडक्टिविटी हमने कितनी निकाली? 1.35/90, 1.35/90। मोलैरिटी इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है बेटा? ये देखो, ये मोलैरिटी हमें गिवन है 0.02 m, ठीक है। तो मोलैरिटी मैं पुट कर दूंगा 0.02 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे 1000 से। बेटा अब आप इसको सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो अब मैं मूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी सॉल्व कर लीजिए इसे। अब मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल आउट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। हमें ये डाटा गिवन है जहां पे हमें 2NO + Br2 = 2NO Br, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब मुझे इस क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 इन द रिएक्शन, हमें NO और Br2 के NO और Br2 के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं इक्वेशन को ना एज्यूम कर लूंगा, रेट इक्वल टू बेटा रेट इक्वल टू के
ऊपर क्या है रिएक्टेंट में, NO, और क्या है Br। अब आपको पता होगा जब मैंने रेट आपको पढ़ाया था तो रेट में मैंने आपको ये बात बोली थी कि रेट ऑफ रिएक्शन उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करके नहीं निकाल सकते। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा कि इसके ऊपर आएगा, मैं A मान लेता हूं और इसके ऊपर मान लेता हूं B। ठीक है, अब मेरे पास 3 रिएक्शन है। पहले का रेट कितना है, 1 × 10⁻³ इक्वल टू K। NO की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.05 की पावर A। Br2 की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.05 की पावर B। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैं 2 लूंगा। मेरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3 × 10⁻³ केस 2 केस 1। 3 × 10⁻³ इक्वल टू K, है ना। NO की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.05। मैं वापस पुट करूंगा 0.05 अपॉन A, और यहां पे पुट कर दूंगा Br2 0.15। ठीक है, B, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 बनाऊंगा यहां से। रेट कितना गिवन है मुझे, 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू K 0.15 की पावर A, और B कितना हमारा 0.05। तो देख सकते हो मैंने यहां पे 3 इक्वेशन बना ली। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर लेना, तो वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी A और B की। और जो A और B की वैल्यू आती है, और आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर रिएक्शन A + B। तो पहले यहां से आप ऑर्डर और रिएक्शन फाइंड आउट करना। इसको पहला काम आपको करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना। ठीक है, फिर 1 और 3 को, पहले 1 और 2 को डिवाइड करना, फिर 1 और 3 को डिवाइड करना। यहां से बेटा आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। जब A और B की वैल्यू मिल जाए तो आप इन दोनों को ऐड कर देना डायरेक्ट, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि मेरी पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल पार्ट आप घर पे सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं अब यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट पे चलता हूँ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो जब भी आपकी A और B की वैल्यू आ जाए, क्या बोला मैंने, A और B की वैल्यू आ जाए, तो आप रेट, ये आपके रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, क्या होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, कि हमारा बेटा रेट कांस्टेंट होता है। तो जब आपकी A और B की वैल्यू आ जाए तो किसी भी इक्वेशन में A और B पुट कर देना, वहां से आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या करोगे, पहले A B की वैल्यू निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद A और B किसी भी रिएक्शन में पुट कर देना, तो वहां से आपका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 0.4 एंड 0.2। ठीक है, जब आपकी कंसेंट्रेशन 0.4 होगी, 0.2 होगी, तो आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू, आपने रेट कांस्टेंट सेकंड पार्ट में निकाल लिया ऑलरेडी, तो यहां से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, रेट लिखोगे इक्वल टू K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 0.4, है ना। अब आप सोडियम ऑक्साइड यानी NO और Br2 की कंसेंट्रेशन क्या क्या रखोगे, रेट इक्वल टू K, इसकी रखोगे 0.4 और एक की रखोगे 0.2, और यहाँ पे रख दोगे A और B, जो कि A और B आप पार्ट A में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हो, पार्ट 1 में ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो A और B की वैल्यू, वो A और B की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और सेकंड पार्ट में जो K की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ से आपका रेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर C। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट आप ऐसे कर लोगे, है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। अब यहां पे क्वेश्चन आया है किसका,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी डो जिंकेट। अब सबसे पहले पोटेशियम लिखा है तो पोटेशियम को बेटा डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। दूसरा, अब हम लगाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है 4, हाइड्रोक्सीडो मतलब क्या होता है OH, जिंकेट मतलब क्या होता है जिंक, ठीक है। टेट्राहाइड्रोक्सी, यहाँ पे लीजेंड हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, तो मैं लिख दूंगा OH का होल 4, ठीक है। और मेटल कौन सा है जिंक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिंक। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमें यही बनाना था, फॉर्मूला ही लिखना था, हमने लिख दिया K2ZnOH का होल 4। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर पार्ट ए। अगर पार्ट बी की बात करूं, हमें ये पूछा गया है कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। बेटा इनकी कंडक्टिविटी बतानी है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम इसको, जैसे कोई ये कंपाउंड लेता हूं मैं CrNH3 का होल 5Cl और ब्रैकेट के बाहर लग रहा है Cl2। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं इसको तो सेपरेट कर सकता हूं अलग अलग, यानी मैं इसको आयोनाइज कर सकता हूं, बट मैं इसको आयोनाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है 2, तो ऑब्वियसली ज्यादा आयोनाइज होंगे। यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं बाहर 3, तो यहाँ पे और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, यानी क्लोरीन के 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे क्लोरीन के 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होता है नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा होते हैं बेटा कंडक्टिविटी उतनी तो हाई होती है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी कंडक्टिविटी हाई, और जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे तो हम पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर वाले को तो हम आयोनाइज कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो भी अंदर होता है उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 एटम है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसकी। तो फर्स्ट नंबर पे बेटा ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये 2 हैं, तो यहाँ पे है ना 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे 2 बार आयोनाइज हो सकता है ये। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो ये आयोनाइज नहीं होगा, तो तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा, है ना। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें यही तो करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे पहले ये, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। अब है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से टाइप ऑफ आइसोमर्स क्या है, CONH3 का होल 5NO2, है ना। अब बेटा देखो सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया, और जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है तो समझ जाना, बिना सोचे समझे लिख देना लिंकेज आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर। तो जब भी एम्बिडेंटेड लीजेंड आ जाए, कौन सा लीजेंड आ जाए बेटा, एम्बिडेंटेड लीजेंड आ जाए, तो आप समझ जाना वहां पे कौन सा आइसोमर होगा, लिंकेज आइसोमर, ठीक है। कौन सा आइसोमर होगा, लिंकेज आइसोमर। अब हमारा ये है COEN का होल थ्राइस, और यहाँ पे Cl3, यहाँ पे Cl3 बाहर है। हमारा अब बी पार्ट है, यहाँ पे COEN का होल थ्राइस और Cl, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आइसोमर है, ठीक है। COEN का होल थ्राइस Cl, क्या मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, ऑब्वियसली बना सकता हूँ, है ना। COEN का होल थ्राइस, और यहाँ पे आएगा बाहर आएगा Cl, तो CO अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे EN, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा EN, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा EN, और इसके बाहर क्या है बेटा Cl3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये शो करेगा बेटा ऑप्टिकल आइसोमर। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जिनकी मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर दूसरा वाला पार्ट इसका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, है ना। जो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टाइम लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। बेटा एलाइलिक हैलाइड क्या होता है?
एलाइलिक हैलाइड वो होता है जो हमारे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड के साथ वाले कार्बन पे जब हैलोजन अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट हैलोजन ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? विनाइलिक हैलाइड, है ना। तो ये क्या होगा? ये डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे है तो ये क्या होगा हमारा? एलाइलिक हैलाइड। तो कोई भी डबल बॉन्ड के आप में अगर हैलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे बेटा विनाइलिक हैलाइड। और अगर डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच है Br, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यही पूछा था बस इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Out of chlorobenzene and 2,4,6 trinitrochlorobenzene, which is more reactive towards nucleophilic substitution reaction, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कौन सी होती है? जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला जब अटैक करता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन को लूँ, एक है हमारा क्लोरोबेंजीन और दूसरा हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब मुझे इन दोनों में पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? जब ये यहाँ से जाएगा, है ना। और आपको पता है जितने भी NO2 ग्रुप होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बताओ बेटा क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? ये चेन में से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जब लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब कम होगी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये सारे तीनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बट यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन सबसे फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे और वहां पे अटैक करने के लिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और सारे नेगेटिव चार्ज को कौन ले लेगा? नाइट्रो ग्रुप, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। अब अगला, विच आइसोमर C4H9Cl हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कौन से आइसोमर, देखो C4H9Cl कैसे बन सकता है? एक तो ऐसे बन सकता है ना। एक और कैसे बन सकता है? ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बेटा ब्रांच चेन, कोई भी ब्रांच चेन आ जाए उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइसोक्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, स्टेट चेन का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रांच चेन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, तो स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली कम अनस्टेबल ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ आइसोक्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा इसका मैकेनिज्म लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। तो इसका मैकेनिज्म, आपको ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी मैं इसमें H+ डालता हूँ, देखो अब कैसे करेंगे हम, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको CH और यहाँ पे बेटा क्या है OH।
और इसको मैंने रिएक्ट कराया पहले H प्लस से। जब भी H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज किसको प्यार करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, है ना, और नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसको लेके ये क्या बना देगा? H और यहाँ पे आ जाएगा बेटा OH और यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, है ना। अब क्या होगा? अब जो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। पहले हमने क्या लिया? ठीक है, हमने लिया CH3 CH3CH2OH, ठीक है, और हमने इसको रिएक्ट कराया H प्लस के साथ। जब भी H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। जो ऑक्सीजन के ऊपर जब अटैक करेगा तो अगला कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH2OH, और यहाँ पे भी H, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये वाटर बन रहा है ना। अब ये वाटर क्या करना चाहेगा? ये वाटर बाहर निकलना चाहेगा। अब जब वाटर ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा? ये बॉन्ड OH और यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ से आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा? CH3CH, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और H2O जो हो जाएगा हमारा बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर? वाटर हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये वाला कंपाउंड कैसा बन गया? CH हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ आएगा, तो H प्लस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये बना लेगा CH। 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल के यहाँ से बाहर चले जाएगा, और CH, और यहाँ पे बन जाएगा 2 बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो गेन करा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल आउट, और यहाँ से बन गया हमारा एल्कीन। क्या बन गया बेटा? एल्कीन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है हाइड्रेशन रिएक्शन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मैकेनिज्म, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि हमारा है दूसरा क्वेश्चन। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो तो हमेशा क्या होता है? हमेशा ये एंटी मार्कोवनिकॉफ फॉलो करता है, और एंटी मार्कोवनिकॉफ फॉलो करता है तो क्या होगा? CH3CH2CH2OH, यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? अल्कोहल आ जाएगा। क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, और जो OH वहाँ लग रहा था वो OH कहाँ लगेगा? दूसरे वाले कार्बन पे, जिस पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, है ना। एंटी मार्कोवनिकॉफ क्या कहता है? अटैक टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये क्या है हमारा? फिनॉल, और फिनॉल में हम डालेंगे CO2H+, तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा COOH। इसे बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ऑलरेडी ये आपने रिएक्शन पढ़ रखी होगी, है ना। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो ये ऐसी कन्वर्जन, छोटी छोटी कन्वर्जन है, ये ध्यान रखना। अगर आप सारी नेम रिएक्शन पढ़ लोगे और आपको मुझे बताना है ये कौन सी, आप कमेंट करके मुझे बताओगे बेटा, मुझे कमेंट करके बताओगे जो अभी मैंने करा ये OH, जो मैंने सैलिसिलिक एसिड बनाया यहाँ पे, ये कौन सी नेम रिएक्शन में आती है, इसका नेम क्या है, ये आप बेटा कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। इसका नाम क्या था? सैलिसिलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना बात को। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? अ लिंकेज
विच जॉइंस टू अमीनो एसिड बाय CONH बॉन्ड। क्या होगा पेप्टाइड लिंकेज बेटा? अ लिंकेज विच जॉइंस टू अमीनो एसिड बाय CONH बॉन्ड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज? जब हम 2 अमीनो एसिड को ज्वाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। एग्जांपल ले लूँ मैं? चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CR और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH2, ठीक है, और यहाँ पे COOH। ये आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसे छोटा करके लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देखो, NH2 CHR, ठीक है, COOH प्लस NH2 CR, ठीक है, आगे क्या आएगा? वही COOH। सॉरी यहाँ पे एक और CH3 है, CH3 और COOH, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा बेटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, है ना, एक हाइड्रोजन में लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन में ऐसे लगा देता हूँ, फिर एक हाइड्रोजन और OH निकल के वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर रिमूव हो गया तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? NH2 CHR C डबल बॉन्ड O NH, है ना, N और H तो है ही जैसा था, और यहाँ पे क्या जाएगा? C और बाकी सारा एज इट इज सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल पेप्टाइड लिंकेज का, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? अ लिंकेज विच जॉइन 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड द DNA डबल हेलिक्स टुगेदर। जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो कौन से टाइप का बॉन्ड? बेटा सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसैकेराइड। इनमें से पॉलीसैकेराइड को, बेटा ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड्स होता है ना, सुक्रोज भी मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड, जो कि हाइड्रोलिसिस पे, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे फॉर्म होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो स्टार्च बचता है वो हमारा क्या होगा बेटा? ओनली पॉलीसैकेराइड्स इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसमें। अब इसमें अगला पार्ट है डी, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर मैं बात करूं तो बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी, है ना। इसमें एक पूछा मैंने बेटा, आपको 2 बता दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन, जो विटामिन सॉल्युबल हो जाता है फैट्स में, तो इसमें आप लिख सकते हो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो चारों विटामिन बेटा यहाँ पे आप फैट सॉल्युबल विटामिन में लिख सकते हो, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा एक ना ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, कंपाउंड ए मिला के बी बन रहा है, फिर बी से सी बना रहे हैं, सी से डी बना रहे हैं। तो जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एल्डिहाइड में हो, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल में हो, है ना, चाहे वो अमीन्स में हो, तो ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड ए C6H12O2, बेटा यहाँ पे मैं O2 से समझ गया, किससे समझ गया? O यहाँ पे 2 है, तो जब भी O2 हो तो मोस्टली केस में जब O2 होता है तो वहां पे ईस्टर होता है। क्या होता है? ईस्टर, ठीक है। CH3 to CH2 COO CH2 CH3। मुझे बताओ क्या यहाँ पे 6 कार्बन है? यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए पूरे। अब मैं इसका रिडक्शन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ LiH4, है ना, ये कंपाउंड क्या है A। जब मैं इसको रिडक्शन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, तो LiLH4 क्या करता है? एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बताएगा CH2 CH3OH, और ये एक तो अल्कोहल बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा बेटा? दूसरा बन जाएगा
एसिड CH3 CH2 CH2 सॉरी दूसरा भी क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिडक्शन कर रहा हूँ, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं है, ये हमारा रिडक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे भी वो 2 अल्कोहल बन जाएंगे, यानी B और C, यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे 2 अल्कोहल। अब देखो आगे पढ़ो, द कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ PCC, और जब भी वर्ड PCC आ जाए तो बेटा PCC तो हमें एक ही देखा ना, पायरिडीनियम डाइक्लोरोमेट है ना, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा CH2OH। अब देखो जब मैं इसमें PCC डालूंगा तो PCC एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। अब B और C हो गया हमारा, PCC करने के बाद ये कंपाउंड D, तो इसका नाम क्या है बेटा, कंपाउंड D, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद डिल्यूट NaOH, और इसको ट्रीट कर दिया मैंने डिल्यूट NaOH के साथ, और डिल्यूट NaOH जब भी आ जाए तो वहां पे होती है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। और जब भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH आ जाए तो आपको याद रखना है कैनिजारो, कॉन्सेंट्रेटेड से कैनिजारो, डिल्यूट से एल्डोल, डिल्यूट से एल्डोल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। CH3CHO। अब मैं जब इसको आगे बेटा सॉल्व करने जाऊंगा तो आपको पता है, जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, डिल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे हमारा बनता है इनल बनता है। क्या बनता है, इनल। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं CH2CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा CHO। अगर इसका पूरा मैकेनिज्म जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ना, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म भी करवा दूंगा एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा क्या, डिल्यूट NaOH। और डिल्यूट NaOH करने के बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड E। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं कंपाउंड E। कंपाउंड E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड C। अगर कंपाउंड E का मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं तो C कंपाउंड मिलता है, और C कंपाउंड हमारा क्या है बेटा, ये, ठीक है। तो जब मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से हमारे ब्यूटानॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा वापस से, तो हम एल्डिहाइड का रिडक्शन उल्टा कर रहे हैं ना। जब भी हम उल्टा जाते हैं, अल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड में है, एल्डिहाइड से एसिड में है, तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं, और वापस हम जब उल्टा आते हैं तो बेटा हम रिडक्शन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिडक्शन। इज इट क्लियर। उसके बाद यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज फर्दर। D क्या था हमारा, ये अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ तो कंपाउंड F फॉर्म होता है, विच इज फाउंड टू बी मोनोबेसिक एसिड। और मैं एसिड से समझ गया, या फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो बेटा वैसे भी एसिड ही देता है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, CH3COOH। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया कंपाउंड हमारा F। तो कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, ठीक है, कंपाउंड D, कंपाउंड E और कंपाउंड F। यही तो बताना था हमें, ABCDEF का नाम बताना था। हमने ABCDEF का सारे के स्ट्रक्चर बना दिए। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स आर वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाँ, बहुत बड़ी बात थी, हमें पता ही है। जैसा कि एनी बैटरी और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबली light, compact, and its voltage should not vary appreciably during its use. There are mainly 2 types of battery, primary battery and secondary battery. तो बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, है ना, बिना समय गवाए, क्योंकि हमने तो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो हाउ डू प्राइमरी बैटरी डिफरेंस फ्रॉम सेकेंडरी बैटरी। बेटा प्राइमरी बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो आप डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइमरी बैटरी आर नॉन रिचार्जेबल, यानी अनरिचार्जेबल, तो हम उसे रिचार्ज नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी बैटरी को हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट, द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। बेटा सेल पोटेंशियल जो मर्करी सेल है, पहली बात तो आपको समझना ये है, जो मर्करी सेल होता है, ठीक है, इसमें क्या लिख दोगे, प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, बट हम सेकेंडरी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये होती है रिचार्जेबल। क्वेश्चन 2, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन,
द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट। क्या ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा? तब सबसे पहले बात तो ये समझो, मर्करी सेल जो होता है वो प्राइमरी सेल होता है। कौन सा होता है? प्राइमरी सेल। और धीरे धीरे इसकी जो वोल्टेज है वो भी कम होती चली जाती है ना। और धीरे धीरे, क्योंकि ये तो यूज होते जा रहा है बेटा, यूज होते जा रहा है, तो वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन यूज अप हो जाएगी एक टाइम बाद, और एक टाइम ऐसा आएगा तो ये रिएक्शन काम करना सेल बंद कर देगा। तो नहीं, हम बोलेंगे ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट विल चेंज विद टाइम। तो ये जो पोटेंशियल है उसका जो है वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। ये हमारा सी पार्ट, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। अब लेड स्टोरेज सेल में सबसे पहले आपको केमिकल पता होना चाहिए। कौन सा केमिकल होता है इसमें? लेड सल्फेट। कौन सा होता है बेटा? लेड सल्फेट। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है, तो मैं एनोड पे रिएक्शन लिख दूंगा और रिएक्शन लिख दूंगा मैं यहाँ पे कैथोड पे। ठीक है, अब मैं जब एनोड पे रिएक्शन लिखूंगा तो एनोड पे क्या होता है बेटा? लेड सल्फेट। क्या होता है? लेड सल्फेट। और लेड सल्फेट में अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालता हूँ तो क्या बनाएगा बेटा? PbO2 प्लस SO4 2 माइनस। अब ये लेड सल्फेट ये 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन और 4H प्लस। आप इसे बैलेंस करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन 4 लिख दिए। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4 और 2 6। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है बेटा? 6। तो ये होगी हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब कैथोड पे क्या होगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं, ठीक है, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड वाले पे, है ना। अब कैथोड पे क्या होता है बेटा? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो गेन आपको पता है कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है ना। जब ये गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? Pb सॉलिड। Pb किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये था एक्वस, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। और SO4 2 माइनस। तो ये होगी बेटा हमारी रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। राइट टू एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर गैल्वेनिक सेल। फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज है ना? तो बेटा इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। क्या होती है? पहली चीज़ ये पॉल्यूशन फ्री होती है ना। इसके एडवांटेज क्या? पॉल्यूशन फ्री होता है, और दूसरा हाइयर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न की वजह से हम किसको यूज़ करते हैं बेटा? फ्यूल सेल को ओवर अदर गैल्वेनिक सेल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हम देखते हैं क्या इसका और पार्ट भी है ना। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30। जब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बेटा ये इसको इग्नोर करना है ना। ये आपके पास हमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप इग्नोर करो। हम क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? सिंपल क्वेश्चन। जब भी कोई मेटल आयन के साथ कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ लीजेंड अटैक करता है तो वहाँ पे बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है, जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं, डी जनरेट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम रहती है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन सबकी एनर्जी बेटा सेम रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डी जनरेट डी ऑर्बिटल। बट जब कोई उस पर लीजेंड अटैक करता है तो वहाँ पे उसकी डी जनरेसी ब्रेक हो जाती है। जब डी जनरेसी उसकी ब्रेक हो जाती है उसको ही बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोला मैंने? जैसे हमारे पास कोई डी ब्लॉक का ऑर्बिटल है ना, मान लो ये बेटा डी ब्लॉक के ऑर्बिटल है ना, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, ये डी ब्लॉक के ऑर्बिटल है। अब आके इस पर कोई लीजेंड अटैक करता है, ठीक है, ये मेरा फोन है, इस पर अगर कोई लीजेंड अटैक करता है तो जैसे इस पर लीजेंड अटैक करेगा तो इसकी डी जनरेसी ब्रेक हो जाएगी, इसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे ये डी ऑर्बिटल है और यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। व्हेन लीजेंड अटैक, तो जब लीजेंड अटैक करेगा तो इसकी डी जनरेसी, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो इसकी डी जनरेसी जो ब्रेक हो जाएगी, और जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे इसको T2G लिखते हैं, यहाँ पे इसको EG लिखते हैं। तो इस स्प्लिटिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा?
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब भी कोई डी ऑर्बिटल के एलिमेंट पे जब लीजेंड अटैक करता है तो उसकी जो डीजनरेसी है डी ऑर्बिटल की वो ब्रेक हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बेटा ये सिंपल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट सिंपल डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका बी पार्ट, गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स TiH2O का होल 3+। इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कैलकुलेट करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। अब टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 22 नंबर आ गया है ना। अब 22 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले टाइटेनियम की। क्या होती है बेटा? X। पहले इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ X। और आपको पता है वाटर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लीजेंड है, और न्यूट्रल लीजेंड की वैलेंसी क्या होती है? 0 = 3, है ना। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो कितना आ गया बेटा? 3, है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज है, तो =2 के बाद में क्या लिखूंगा? 3+। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन, आपको पता है इसका कितना नंबर होता है? 18। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है टाइटेनियम का? स्कैंडियम टाइटेनियम यानी 22, ठीक है। तो आर्गन का 18 हो गया, 3d2 4s2। इतनी बात क्लियर? 2 आ गए इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, यानी 2 तो ये वाले निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा बाहर। तो अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा वो कितनी आएगी? 3d1। क्या आएगी? 3d1, ठीक है। अब 3d1 आती है। अब मैं डी ऑर्बिटल अगर इसका बनाऊंगा तो इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब जब भी मैं इसे बाहर से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होता है। क्या करता है? ये एक्साइट होता है। और एक्साइट कब होता है? ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट होगा और ये रिलीज करेगा येलो लाइट, है ना। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी कंडीशन में कलर शो कर पाएगा। क्या बोला मैंने? अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वो कलर शो कर पाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे एक्साइट होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे एक्साइट होता है जब उसको एनर्जी मिलती है। जब लीजेंड अटैक करेगा तो वो एक्साइट होगा, जब वापस वो उस पोजिशन पर आता है तो उसी एनर्जी को वो रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ येलो लाइट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई FeCN का होल 3- एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर याज FeH2O का होल 6 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब सबसे पहले वही काम, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। अब ये ले लेता हूं मैं 2। ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, है ना। FeCN का होल 6 3-। सबसे पहला काम होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। मैं कैलकुलेट करता हूं भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? X -6। बेटा साइनाइड का चार्ज होता है -1 और 6 से मल्टीप्लाई होकर वो -6 हो जाएगा। इक्वल टू इसके ऊपर -3 चार्ज है तो इक्वल टू लिख दूंगा -3। तो x - 6 = -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरा कितना आ गया? +3। इज इट क्लियर? अब मुझे Fe का एटॉमिक नंबर पता करना है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना। यानी 26 इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और जब इसका एटॉमिक नंबर 26 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 एटॉमिक नंबर की कितनी होगी बेटा? 3d6 4s2, यही होगी, am I right? ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 3d6 4s2, ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूछा है कि वाई FeCN6 and form an inner orbital complex whereas FeH2O का होल 6 is an outer orbital complex,
ठीक है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है, इसका सिंपल सा रीजन आप ये भी लिख सकते हो। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे बेटा देखो Cn है ना, क्या यहाँ पे Cn है। अब Cn जो होता है हमारा, जो Cn होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड के केस में है ना हमेशा पेयरिंग होती है। क्या होती है बेटा, पेयरिंग होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लीजेंड पेयरिंग करता है। अब जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड के केस में पेयरिंग होगी तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बनाएगा D2sp3, यानी D ऑर्बिटल पहले होगा फिर बाद में S और उसके बाद P। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो बेटा ये H2O का 6 है, ठीक है। ये बनाता है आउटर, ये वीक लीजेंड है, और वीक लीजेंड में बेटा पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग नहीं होती, इसलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बेटा, sp3d2, यानी पहले वाला s ऑर्बिटल, दूसरा p और तीसरा d। जब d पहले आ जाए तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जब d बाद में आए तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और वो कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा। मोस्टली केस में जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। अब जब पेयरिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल में तो डी ऑर्बिटल वैकेंट बच जाते हैं, दो डी ऑर्बिटल वैकेंट बच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमसे एक क्वेश्चन स्किप हो गया, ये समझ आ गया आपको, हमसे एक स्किप हो गया है ना, इससे ऊपर वाला उसको देख लेते हैं पहले, ये वाला, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पे, अच्छा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है CrNH3 का होल 6 3+ इज अ पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 का 2- इज डायमैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं ले लेता हूँ CrNH3 का होल 6 3-, ठीक है। CrNH क्रोमियम NH3 का होल 6 3+। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा पहले X। NH3 अमोनिया इज अ न्यूट्रल लीजेंड, और न्यूट्रल लीजेंड का चार्ज कितना होता है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 = 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा बेटा +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका +3। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो पहले आर्गन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, ठीक है। 24 यानी 3d2 3d1 है ना, इसमें एक्सेप्शन होती है 3d5 4s1। क्या लिखेंगे हम इसमें 3d5 4s1। अब जब मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकाल दूंगा, अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी Cr3+ बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था +3, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा। और 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करूंगा तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d3 4s0। अब D में कितने और इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3। बेटा यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डेट्स वाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसलिए बेटा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इतना सबको क्लियर। अब मैं इसका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें दूसरा ये बोला गया है कि NiCN4 का होल 2- इज डायमैग्नेटिक। बेटा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड ये आपको सेम, इसका भी आपको ऐसे ही करना है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसका भी आप ऐसे ही करोगे जैसे मैंने ये सॉल्व किया है। अब यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, और जब भी स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है तो क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और जब पेयरिंग होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अभी मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। तो इसका आप सेम ऐसे करके दिखाओगे और वहाँ पे लास्ट में डी में पेयरिंग कर दोगे, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बट देन O2 गैस। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी,
जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना, सिंपल सा लॉजिक है, हेनरी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मतलब ये है जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी बेटा कैसी होगी, कम होगी, है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब अगर एट द सेम टाइम CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2 गैस, तो बेटा O2 गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल। CO2 गैस का हेनरी कांस्टेंट कम होता है, इस वजह से बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, और हेनरी कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो O2 गैस है इसका हेनरी कांस्टेंट होता है ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी बेटा हो जाती है कम। CO2 गैस की अगर मैं बात करूँ तो इसका हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, कम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। इज इट क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है, समझ आ गई ये चीज़, नोट डाउन कर लेना। सेकंड पार्ट, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज when placed in an aqueous solution containing more than 0.9% mass by volume sodium chloride? Is it clear? अब जब साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज कैसे होगा, जब वो उसका एक्वस सोल्यूशन कंटेन करेगा मोर देन 0.9% सलाइन सॉल्यूशन। अब इसको समझो, अगर इसके बाहर कंसेंट्रेशन बेटा ज़्यादा होता है, सॉरी बाहर कंसेंट्रेशन, अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर कंसेंट्रेशन वाटर का कम होगा, तो ये इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाहर जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, तो उस केस में बेटा सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में मेरे ख्याल से सेल हो जाएगा श्रिंक, ठीक है। इसका सी पार्ट, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 60%, है ना, आयोनाइज, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा इसके लिए मैं वापस से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3, अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो डिसोशिएट होता है, और कोई भी डिसोशिएट होगा तो वो टूट जाएगा, तो ये किस में टूटेगा बेटा, 2A+3B, यानी कितने आयंस बन गए, 5 आयंस बन गए। अब आपको पता होगा कि आयोटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कैसे निकालती है, कैसे निकाला जाता है, 1 + अल्फा n - 1, वेयर अल्फा इज डिसोशिएशन कांस्टेंट एंड n इज नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कितने, 2 + 3 कितने हो गए बेटा, 5, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 5। इज इट क्लियर? हमारे यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब यहाँ पे I निकालना है पहले मुझे, I क्या होता है, 1, डिसोशिएशन कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू, इट इज 60% डिसोशिएट। अगर 60% निकालूंगा तो मेरे ख्याल से 0.60 आएगा, 60%, 0.60 डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितनी है, अल्फा हमारा आ जाएगा 0.60, है ना। n आपको अभी मैंने बताया 2 + 3 5 - 1, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 0.60 × 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 + 0 2.4, यही आएगा हमारा आंसर 2.4, तो टोटल आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 3.4। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 3.4। अब ये हमारी I की वैल्यू आ गई 3.4, यानी हमें आयोटा मिल गया। अब डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है IKBM, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, है ना, K × मोलालिटी, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और m। और बेटा जो I होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसे बोलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I, है ना। अब यहाँ पे हमें और क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, लेट्स चेक। KB की वैल्यू गिवन है 0.52, I की वैल्यू हमने 3.4 निकाल ली है,
Kb की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बेटा 0.52 और मोलैलिटी कितनी है यहाँ पे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कितना गिवन है बेटा 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और जब हमें 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा बेटा 1। क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अब आप सॉल्व हो जाएगा ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3rd पार्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25। बेटा जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में तो कोई एक भी न्यूमेरिकल कर सकते हो, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 mmHg। आपको पता होगा एक टोटल प्रेशर, डेल्टन लॉ हमने पढ़ा था, उसमें टोटल प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा था PT इक्वल टू PA प्लस PB, है ना। और PT किसके इक्वल होता है P0A अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, P0A XA प्लस P0B XB। बेटा ये होता है पार्शियल प्रेशर, ये होता है टोटल प्रेशर। क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, है ना। और ये होता है हमारा टोटल प्रेशर। और जब टोटल प्रेशर हमें निकालने का फॉर्मूला पता है तो P0A ये क्या होता है प्योर स्टेट में, वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, है ना। और XA P0B XB। अब यहाँ पे हमें PT निकालना है तो PA बेटा कितना गिवन है यहाँ पे 75 mmHg। ठीक है, मैं लिख दूंगा 75। उसके बाद B का कितना गिवन है इनटू XA। क्या यहाँ पे हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन गिवन है हमें, किसका गिवन है ये मिक्स सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है 0। अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 गिवन है तो मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। इज इट क्लियर। तो बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.6, तो इंटू 0.4 प्लस P0B बेटा हमारा कितना है, हमारे हमें गिवन है 25m और इसको 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.6 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब इसका आंसर मिल जाएगा तो हमें क्या निकालना है, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ B बेटा वेपर फेज में निकालने का क्या तरीका है PB अपॉन PT, यानी यहां से इसकी जो भी वैल्यू आती है, यहां से आप इसकी जो भी वैल्यू निकालोगे वो यहां पे पुट कर दोगे PB की, है ना। ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 15 आएगा, है ना। और नीचे इन दोनों का जो टोटल प्रेशर आएगा वो आप नीचे लिखोगे। इज इट क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करके ये नीचे लिखोगे। ठीक है, तो जो भी टोटल प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट होगा इसका टोटल सम ये आप नीचे लिख दोगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वेपर फेज में, अगर वेपर फेज ए निकालने को बोलते तो हम लिख देते PA बाय PT, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर ऐसे निकाला जाता है वेपर फेज में। किस में निकाल रहा हूँ मैं, ये बेटा निकाला जा रहा है हमारा वेपर फेज में। किस में निकाल रहे हैं हम, वेपर फेज में। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा, डिफाइन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे जो डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जो डिपेंड करता है सॉल्यूट की क्वांटिटी पे उसे हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा होगा डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा पाई इक्वल टू CRT। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, है ना। इसमें हमने फॉर्मूला भी डेल्टा TB IKBM हो गया था, डेल्टा TF क्या हो जाएगा IKFM, और यहाँ पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन डिनोट करता है I से। ठीक है, अब पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT,
ICRT हो जाएगा, है ना। तो ये होता है बेटा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करे उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये तीनों सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एक और होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। RLVP भी हमारा इसका पार्ट है, क्योंकि वो भी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हमारा एक क्वेश्चन आ गया बेटा ऑर्गेनिक का, ठीक है। NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्काली, गिव रीजन। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा। जब मैं इसका पहला स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसे बेंजीन बनाया मैंने, OON, है ना। और NN डाईइथाइल है तो C2H5 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C2H5। NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्काली। बेटा क्या आपको नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है? यहाँ पे इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। जब कोई भी इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन अल्काली। इसका क्या मतलब है बेटा, अल्काली में तो वही सॉल्युबल होगा ना जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, बिकॉज इट डज नॉट हैज हाइड्रोजन एटम। इसके पास बेटा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस वजह से ये सॉल्युबल नहीं होगा। क्योंकि अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता तो उसके बीच में क्या होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, है ना। क्योंकि कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जब होता है तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता है ना। तो दोनों पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, ठीक है। तो हैंस इट इज अनसॉल्युबल इन अल्कली। तो इसका एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा एनालिन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि एनालिन, अगर मैं एनालिन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बेंजीन के ऊपर NH2, ये हो गया हमारा एनालिन, है ना। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम बेटा यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे बनेगा। अब इसके पास एल्यूमिनियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 2 4 और 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2, टोटल इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यानी अभी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई भी स्टेबल नहीं है। जब ये स्टेबल ही नहीं है ना, तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा लुईस एसिड। तो ये क्या है? लुईस एसिड। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके पास टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। और लुईस बेस एसिड के साथ मिलके क्या बना लेगा? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बन सकता है। इस वजह से हम इसमें एनहाइड्रस AlCl3 यानी एनालिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देखता, क्योंकि एनालिन होता है लुईस बेस और एनहाइड्रस AlCl3 होता है लुईस एसिड, और एसिड और बेस मिला के बनाता है सॉल्ट और वाटर, जिसकी वजह से ये रिएक्ट आपस में नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा बी पार्ट। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, हम मूव करते हैं आगे। ये हिंदी में बेटा वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हिंदी वाला लिखा हुआ है। अब राइट अ सिंपल केमिकल इक्वेशन टू टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एनालिन। बेटा मिथाइल अमीन और एनालिन, मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3NH2, और एनालिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2। इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर, जब कभी भी डिस्टिंग्विश वाला एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है और डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको जब भी मैं होनो के साथ रिएक्ट कराऊंगा, यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, नाइट्रस एसिड मतलब होनो को हम क्या बोलते हैं? NaNO2 + HCl, है ना। तो जब भी मैं इसके साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा तो बेटा हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिथेनॉल मिल जाएगा। इसकी वजह से रिएक्ट, है ना। और जब भी डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आप
उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर वही करना होगा आपको, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको रिएक्ट कराओगे। एक तो रिएक्ट करेगा और एक रिएक्ट नहीं करेगा। डिस्टिंग्विश करने का तरीका यह होता है, ठीक है। एक चीज़ रिएक्ट करती है और दूसरी चीज़ रिएक्ट नहीं करती। अगर करती है तो एक चीज़ कुछ और फॉर्म करेगी और एक चीज़ कुछ और फॉर्म करेगी, है ना। कोई भी दो कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन आता है। अब NH2 इसमें अगर मैं होनो डालूंगा तो बेटा यहाँ पे बनता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, N2Cl, और इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो इन दोनों में बेटा ये डिफरेंस है। अब मैंने एक कंटेनर में मिथाइलामीन लिया, एक कंटेनर में मैंने एनालीन लिया, दोनों में मैंने नाइट्रस एसिड डाला, ठीक है। जब मैं दोनों में बेटा नाइट्रस एसिड डालूंगा उसके बाद क्या होगा, एक तो अल्कोहल बन जाएगा, तो मैं उसे उठा के समझ जाऊंगा ना कि उसमें अल्कोहल है, और एक में डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो मैं जिसमें समझ जाऊंगा, जिसमें मैंने ऊपर से उठा के देखा और मैं देख लिया कि जिसमें अल्कोहल बन रहा है तो डेफिनेटली वो मिथाइलामीन होगा, और जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा होगा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया। राइट द केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है गैब्राइल थैलामाइड, ठीक है। बहुत नेम रिएक्शन मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो नेम रिएक्शन में बोला था गैब्राइल थैलामाइड वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है इसमें रिएक्शन, मैं इसकी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये होता हमारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पे N और यहाँ पे H। तो ये होता हमारा गैब्राइल थैलामाइड। तो जब भी इसमें हम डालते हैं सबसे पहले KOH, जो हम इसमें KOH डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन के आसपास K प्लस OH माइनस, H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। तो ये बाहर हो जाएगा H2O लेके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ये सारी चीज़ें तो रिमेन इंटैक्ट, और यहाँ पे बन जाएगा NK। क्या बन जाएगा, NK। इज इट क्लियर। और जब NK बन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कोई भी अल्काइल अमीन, अल्काइल हैलाइड, कोई भी डालेंगे अल्काइल हैलाइड। तो मैं डाल देता हूँ RX, है ना। अब K माइनस ये प्लस, अब यहाँ पे भी माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ चले जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ चले जाएगा। तो N किसके पास जाएगा, R के पास, है ना। और यहाँ से जो KX है तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन जाएगा N, और कोई भी अल्काइल, कोई भी अल्काइल। R क्या होता है बेटा, कोई भी अल्काइल, ठीक है। R यहाँ पे होता है हमारा कोई भी अल्काइल, ठीक है। R हमारा कोई भी क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे NR बन जाएगा। अब हम बेटा इसमें हम डाल देंगे एक्वस NaOH। क्या डाल देंगे, एक्वस NaOH, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा बेटा, अब देखो ये CO अलग हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COOONA। क्या बन जाएगा, COOONA, ठीक है। और प्लस RNH2, ये RNH है, ये पूरा बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा RH, यानी हमारा मिथाइलामीन प्रिपेयर हो गया। तो जब भी हमें मिथाइलामीन बनाना हो तो हम किसको ये यूज़ करते हैं, हम बेटा यूज़ करते हैं किसका, गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन का, ठीक है। ये हो गया हमारी अगली रिएक्शन। इसके बाद नोट डाउन कर लेना इसे, गैब्राइल थैलामाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ई पे। एनालीन को हम पैराब्रोमो एनालीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेटा हम इसमें डालेंगे एनालीन, पहले बना लेता हूँ। एनालीन हमारा क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा एनालीन, है ना। और इसका पैराब्रोमो एनालीन क्या होगा, ये होगा हमारा पैराब्रोमो एनालीन, ठीक है। जब मुझे इसमें इससे वो बनाना है तो मैं सबसे पहले, अब बेटा डायरेक्टली यहाँ पे मैं ब्रोमिनेशन कर दूँ अगर, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने का डिसएडवांटेज ये है क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगी, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। लेकिन NH2 जब लगा हुआ हो तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब मैं यहाँ पे ब्रोमीन को लगा दूँ तो वो मेटा पोजीशन पे आएगा, जो कि मुझे तो पैरा पोजीशन पे चाहिए, है ना। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, और ये कौन सी होती है बेटा, ऑर्थो, मेटा, और ये होती है पैरा पोजीशन। अगर मैं इसमें अभी ब्रोमिनेशन करता हूँ तो वो मेटा पोजीशन पे आएगा। कौन सी पोजीशन पे आएगा, मेटा। इसका आंसर है रेजोनेंस। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के चैप्टर में तो वहाँ पे रेजोनेंस था, है ना। तो उसके बेसिस पे अगर मैं इसका भी करता हूँ तो ये ऑर्थो, ये आएगा मेटा पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें पाइरिडीन डालूंगा। मैं क्या डालूंगा,
पायरिडिन। क्या फॉर्मूला होता है पायरिडिन का? CH3CO का होल ट्वाइस O, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा NH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड CHO N डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ब्रोमीन डाल दूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारा यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये होगी इसकी बेटा कन्वर्जन एनालिन टू पैरा ब्रोमो एनालिन। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालिन को पैरा ब्रोमो एनालिन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, N2Cl HBF4 डालेंगे तो आप बताओ क्या बनेगा इसमें? तो सिंपल है, ये तो डायजोनियम सॉल्ट में जब ये डालते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा NO2। क्या बन जाएगा? नाइट्रो एनालिन। क्या बन जाएगा? नाइट्रो एनालिन, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, जब भी मैं एसिड में NH3 डालूंगा तो यहाँ पे A क्या बनेगा? एमाइड, और एमाइड क्या बनेगा? CONH2। जब मैं इस रिएक्शन का बेटा नाम होता है हॉफमैन ब्रोएमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या बनेगा हमारा? यहाँ से CO वाला ग्रुप हटा देगा। हॉफमैन ब्रोमाइड का काम ही ये होता है, ये CO वाला ग्रुप हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? NH2। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 32 का G पार्ट। तो हमने सारे पार्ट एक एक करके सॉल्व कर लिए, इवन हमने और वाले पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर लिए। बट बेटा एक क्वेश्चन में ऐसा छोड़ूंगा जिसमें और वाला पार्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन में हम छोड़ देते हैं। लास्ट क्वेश्चन का और वाला पार्ट आप घर से खुद करके लाओगे, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बेटा अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। KMnO4 हीट, जब KMnO4 को हम हीट करते हैं तो सिंपल क्या फॉर्म होता है? K2MnO4। ये तो बेटा आप लोगों ने नोट्स में करी होगी रिएक्शन MnO2 प्लस O2, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जब इसको हीट करेंगे तो हमारा ये फॉर्म होगा। तो अब हम Cr2O7, आपको पता है Cr2O7 हमेशा, अब यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 14 - 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 14 - 2 कितनी हो जाएगी बेटा? 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। अब यहाँ से +6 से ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में। तो ये चीज़ ना हम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था क्लास 11th में, तो हमने सीखे थे कुछ चीज़ें कैसे I - I2 में कन्वर्ट होता है, Cr6+ हो तो Cr3+ में कन्वर्ट होता है ना। तो ये चीज़ें वो याद रखना। अब यहाँ पे 6I2 है और 14H+ है, तो 14H+ की जगह मैं क्या कर दूंगा? 7H2O। 14H मेरे बैलेंस हो गए, 14 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बचा क्या? आयोडीन। I- बेटा I- हमेशा कन्वर्ट होता है I2 में। तो यहाँ पे अगर मैं I2 लिख रहा हूँ बट यहाँ पे कितना आयोडीन है? 6, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 3। तो 3 से ये बैलेंस हो जाएगा, तो 3I2 + 7H2। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है, आयोडीन भी ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसमें हम आते हैं ऊपर, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर लॉ। मेल्टिंग ऑफ पॉइंट, अच्छा जिंक कैडमियम मरकरी D ब्लॉक के एलिमेंट में जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी इसके पास कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है बेटा, वो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? वीक हो जाएगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि और आपको पता होगा बाहर के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। कहाँ गया? आउट ऑफ D4 स्पीसीज Cr2+ इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। बेटा Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों होता है? ठीक है, Cr2+, क्योंकि आप जब d ऑर्बिटल की बात करते हो तो T2G3 वाला, है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसमें? क्रोमियम में। और मैग्नीज जो है बेटा वो +2 स्टेट में, मैग्नीज जो है वो +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 अचीव हो जाती है। और D5 क्या होती है? हाफ फिल्ड। कैसे D5 हुई है?
है ना। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3d5, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 3d5, आर्गन 3d5 4s2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये, तो उसके बाद तो बेटा ये स्टेबल हो जाएगा ना, और जब ये स्टेबल हो गया तो Mn2+ में, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो 3+ वाला क्या होता है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, क्या होता है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और वहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम बेटा T2-3G में ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये यहाँ पे Cr2+ जो है वो स्ट्रांगली क्या होता है रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Cu2+ टू Cu इज 0.34 वोल्ट। बिकॉज इसका आंसर है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी तो लो होती है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसका आंसर है बेटा लो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू है Cu2+ और Cu इज 0.354 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन की मैंने रिएक्शन आपको ऑलरेडी करवा दी है, तो यहाँ पे आपका ये पेपर जो है वो ख़त्म हो गया और इसका ये और पार्ट है। अब इसका जो एक और पार्ट बचा है ना, लास्ट क्वेश्चन का भी और पार्ट, और ये और पार्ट वाले बेटा आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे बताने हैं इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसके जो आंसर है वो क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बस लास्ट बचा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे तो बाकी सारा हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिलेबस दी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेपर 2024 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान से जाके एक बार पूरा पेपर कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो आप टिल बोर्ड एग्ज़ाम। ध्यान रखो अपना, सतर्क रहो, सावधान रहो और पढ़ते रहो बेटा, नंबर अच्छे आएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। बाय, सी यू।